तुम फ्लेम बेले को बढ़ा सकते हो हर बार जब तुम उसे अपनी यूथ स्टेज में सोल सीड पीस खिलाओगे। तो इस बात की बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि वो रैंक करने के साथ साथ सोल ग्रेड फ्लेम भी डेवलप कर लेगी। तब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट इतना भयानक होगा कि यहाँ तक कि एडवांस्ड मैजिशियंस भी उससे लड़ने से डरेंगे। जितना अधिक उसने बात की, आहान और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। यह साफ था कि उसने भी आदर्श के सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल में फ्लेम बेले के बारे में इन्फॉर्मेशन पाने की उम्मीद नहीं की थी। ये सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल वास्तव में एक भाग्य खोजने के लिए एक महान चीज़ थी। सच कहा जाए तो आदर्श को उन कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे उसके स्विफ्ट स्टार वुल्फ की तरह भी यूज़फुल नहीं थे। ये पैसे की बर्बादी होगी अगर उसे 40 लाख खर्च करने के बाद भी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट नहीं मिला। इसलिए आहान ने जिस फ्लेम बेले का उल्लेख किया था वो काफ़ी बढ़िया थे। अगर वो एक पाने का प्लान बना रहा था तो वो कुछ अच्छा पाना चाहता था। उसने आखिरकार पैसे खर्च करने का फैसला किया। उसे फ्लेम बेले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी थी। हंटर्स कम्युनिटी में हर दिन बहुत सारी अफवाहें शेयर की जाती थी। ज़्यादातर अफवाहों का ट्रेड हंटर यूनियन में किया जाता था। फिर भी कुछ स्पेशल प्लेस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती थी। आहान इस तरह की चीज़ों के बारे में काफ़ी एक्सपर्ट लग रहा था। उसने जल्दी से अपने आदमियों को इन्फॉर्मेशन की तलाश करने के लिए भेजा और आदर्श को स्पेसिफिक लोकेशन से सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल खरीदने दिया, ये देखने के लिए कि क्या उसे फ्लेम बेले से रिलेटेड कुछ भी मिल सकता है। मेरा पैसा कितनी जल्दी खर्च हो रहा है, ये देखते हुए कि मैं केवल शब्दों की कुछ लाइन्स ही खरीद रहा हूँ। कमरे में आदर्श ने अपने सामने टेबल पर जमा स्क्रॉल्स को देखा और अपने दिल में दर्द महसूस किया। सच तो यह था कि यह एक लॉटरी की तरह लग रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्हें पता होता कि क्या उन्हें जैकपॉट जीता था, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी। इन्फॉर्मेशन का ये पीस वैल्यूएबल है। हंटर्स के इस ग्रुप ने फ्लेम बेले के एरिया में ट्रेस पास किया जब वे एक सोल सीड की तलाश कर रहे थे और फ्लेम बेले द्वारा उन पर अटैक किया गया था। इसका मतलब है कि फ्लेम बेले बहुत ही सतर्क और गर्म स्वभाव की है, जो समझ में आता है कि वो जन्म देने वाली है। आहान ने स्क्रॉल देखते हुए सिर हिलाया। आदर्श ने स्क्रॉल से नॉर्थ बर्निंग वैली के बारे में बहुत कुछ सीखा था, जिसमें फ्लेम बेले एक्टिव थी। एरिया के आसपास बहुत से हंटर्स शिकार नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हर कोई भीषण गर्मी को संभाल नहीं सकता था। हालांकि ग्रीन सिटी हंटर्स के लिए खजाने की खोज करने के लिए जाने वाले स्थानों में से एक था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एंशियंट आर्टिफैक्ट्स थे, भले ही वो जगह डीमन बीस्ट से भरी हो। अब जगह, रास्ता, खतरा और खजाना हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब कमी है तो बस जांच की, आदर्श ने कहा। सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल ने बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर वे सच में बर्निंग वैली में जाने का प्लान बना रहे थे तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें बहुत सी परेशानी से बचाएगी। आखिरकार वो जगह डीमन बीस्ट के एरिया में थी और यह बिना किसी ट्रिक्स के इंसानों के लिए परेशानी भरा होगा। तो तुमने जाने का फैसला किया है, केवल हमारे पास इन्फॉर्मेशन के साथ? आहान ने क्यूरियसली पूछा। ये सिर्फ एक फील्ड ट्रिप है, इसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बस इसे एक ट्रेनिंग की तरह मानो, आदर्श ने कहा। ट्रेनिंग शब्द का उल्लेख मत करो, आहान ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। मुझे याद है कि नॉर्थ बर्निंग वैली ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम फ्लाइट से ग्रीन सिटी तक जाते हैं तो हमें नॉर्थ बर्निंग वैली में काफ़ी जल्दी पहुंच जाना चाहिए। ट्रिप में आधे महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरे पास अगले महीने के दूसरे चैलेंज वीक तक खुद को तैयार करने के लिए काफ़ी समय होगा, आदर्श ने कहा। तुम सीरियसली वही करते हो जो तुम्हारे दिमाग में आता है, आहान ने बेबसी से कहा। ज़्यादातर हंटर कुछ समय खुद को तैयार करने के लिए लगाते ताकि वे खाली हाथ न लौटे। आदर्श जैसे कुछ ही सीधे एक एडवेंचर के लिए निकलेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन के अनरिलायबल पीसेस से सुराग ढूंढने की कोशिश करने से जगह का दौरा करना ज़्यादा प्रैक्टिकल था। मैं तो तुम्हें विश करता हूँ। मुझे आशा है कि तुम एक फ्लेम वेले को वापस लाओगे और यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के मेन कैंपस के सभी स्टूडेंट्स में हड़कंप मचा दोगे। आहान ने आदर्श को अपना आशीर्वाद दिया। विश माय एस, क्या मैंने कहा कि मैं अकेला जा रहा हूँ? आदर्श ने अपनी भुहों को ऊपर उठाते हुए कहा। बकवास, मुझे मत बताओ कि तुम मुझे भी साथ खींचना चाहते हो, आदर्श ने सरप्राइज होते हुए कहा। तुम क्या बोलते हो? आदर्श ने फाइनली वेम्पायर के साथ उसकी लड़ाई के दौरान एक टर्टल शेल डिफेंस का मतलब सीख लिया था। आहान के साथ आने से एडवेंचर काफ़ी कम खतरनाक होगा। जाहिर सी बात है कि फ्लेम बेले के बच्चे को ढूंढना एक मुश्किल काम होने वाला था। आदर्श ने नहीं सोचा था कि वो कुछ एलिट्स की मदद के बिना इसे संभाल सकता था।
डराने, धमकाने और रिश्वतखोरी की एक सीरीज़ के बाद आदर्श ने आखिरकार आहन को साथ लाने के लिए मना ही लिया। आहन खतरनाक सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, फिर भी उसकी कल्टीवेशन को देखते हुए जो हाल ही में काफ़ी समय से रुका हुआ था, उन्हें किसी तरह की ट्रिप से फ़ायदा हो सकता था। आखिरकार अगर यह बहुत ही खतरनाक होता तो वे बस हार मान लेते और वापस आ जाते। ट्रिप में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आहन ने सख्ती से कहा। बस हम दोनों ही काफ़ी नहीं हैं, हमें और लोगों की तलाश करनी चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें। नॉर्थ बर्निंग वैली में जाना कोई मजाक नहीं था, खुद पर भरोसा करना तो और भी बेवकूफ़ी होगी। उन्हें एक ऐसी टीम की ज़रूरत थी जो लड़ सके, डिफेंस कर सके और पीछे हट सके और भाग सके। मैंने छुटकी से पूछा है और वो काफ़ी दिलचस्पी ले रही है, हम उसे साथ लाएंगे, आदर्श ने कहा। छुटकी उसका इंटेलिजेंस कैप्सूल थी और एक एक्सपीरियंस हंटर भी थी। उसके साथ टीम में यह उन्हें बहुत सी परेशानियों से बचाएगा। हमें प्लान बनाने के लिए किसी की ज़रूरत है, उसकी मदद से हमारा ऑपरेशन और ज़्यादा एफिशिएंट होगा, आहन ने सहमति व्यक्त की। महामाया और वैम्पायर हंट के इंसिडेंट के बाद आहन छुटकी से काफ़ी इम्प्रेस था। वो निश्चित रूप से उन्हें अनरिलायबल पुराने हंटर्स से बेहतर थी। आदर्श ने एक नंबर डायल किया और समीर से कांटेक्ट किया। अगर कोई ऐसा था जिस पर वो भरोसा कर सकता था तो समीर लिस्ट में टॉप पर था। डीमन बीस्ट का सामना करते समय समीर साहसी, ईमानदार और चतुर था। अगर विशालकाय छिपकली और विशालकाय जहरीले सेंटीपेड से निपटने के दौरान यह उसकी मदद के लिए नहीं होता तो वो अपने प्लान को कभी पूरा नहीं कर पाता। वे कमांडर लेवल बीस्ट थे, फिर भी समीर ने इसके लिए सहमत होने का साहस किया। अगर आदर्श ने उसे नॉर्थ बर्निंग वैली में साथ आने के लिए कहा तो वो बिना पलक झपकाए सहमत हो जाएगा। हमें एक हीलर की भी ज़रूरत है। बर्निंग वैली अपने डेंजर लेवल के लिए बदनाम है। इस बात की बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि हम एक अंग खो सकते हैं या वहाँ एक पैर भी तुड़वा सकते हैं। एक हीलर के बिना हम मर भी सकते हैं, आहन ने जोर देकर कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हीलर गोभी की तरह होते हैं जिन्हें तुम आसानी से सड़कों से पकड़ सकते हो? क्या तुमने रोशनी से पूछा? जब से मैं स्कूल वापस आया हूँ तब से मैंने उसे नहीं देखा। मैं उसे बाद में ढूंढूंगा। तुम्हारे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, क्या उनमें से कोई हीलर नहीं है जिस पर तुम भरोसा कर सको? आदर्श ने कहा। अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली के उन लोगों के अलावा दूसरे नहीं हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं कि मैं उन्हें साथ ला सकूं, आहन ने सिर हिलाते हुए कहा। हंटर के हर ग्रुप के लिए हीलर एक लग्जरीज वस्तु थी। वे जिसे एडवेंचर का प्लान बना रहे थे वो काफ़ी अनोखा था, इसलिए वे केवल उन्हीं लोगों को इनवाइट कर सकते थे जो भरोसेमंद थे। हमारा ग्रुप उन्हें एक्सपीरियंस्ड ग्रुप की तरह कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें निश्चित रूप से एक हीलर की ज़रूरत है। एक हीलर के बिना हमें इसे बंद कर देना चाहिए। यह अच्छा है कि अगर हम इसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मर जाते हैं तो इससे कुछ भी नहीं होगा, आहन ने गंभीरता से बात की। आदर्श को भी सिर दर्द महसूस हुआ। हीलर मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जितना ज़्यादा उसने फ्लेम बेले के बारे में सोचा उतना ही वो चाहता था कि वो उसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट हो। वैसे आहन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने आदर्श के कंधे पर थपथपाया और पूछा, क्या तुम्हारी बहन राधा एक हीलर नहीं है जिसका प्राइमरी एलिमेंट हीलिंग और सेकेंडरी साइकिक एलिमेंट है? डीमन बीस्ट के अपोजिट वे एलिमेंटल बीस्ट इंसानों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। तुम्हारी बहन के साइकिक एलिमेंट के साथ हम उन्हें आसानी से हमें जाने देने के लिए मना सकते हैं, जो हमारे एडवेंचर को बहुत ही आसान बना देगा। जब आदर्श ने राधा को साथ लाने का सुझाव सुना तो उसका पहला रिएक्शन उसके सिर को ना में हिलाना था। तुम उसकी कंडीशन को क्लियरली समझते हो, हम उसे कैसे ला सकते हैं? आदर्श ने कहा। तुम्हारे पास स्विफ्ट स्टार वुल्फ है, वो उसे इधर उधर ले जा सकता है और उसकी सेफ्टी की देखभाल भी कर सकता है। बर्निंग वैली जाने के लिए सेफ जगह नहीं है और मैं तुमसे एक साइकिक को भी ढूंढने के लिए कहने के बारे में सोच रहा था। साइकिक मैजिशियन भी रेयर है और उनमें से ज़्यादातर हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होंगे, आहन ने कहा। राधा का न चल पाना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आदर्श के संबंध बीस्ट के उसके साथ होने पर यह वास्तव में अपने आप चलने से ज़्यादा सेफ था। फिर भी उसने अपना ज़्यादातर समय स्कूल में बिताया है। जब बीस्ट से निपटने की बात आती है तो उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आदर्श अभी भी अनिच्छुक था। ठीक है, मुझे पता है कि तुम उसे खतरे में नहीं डालना चाहते हो। ये सिर्फ मेरा सुझाव है, फैसला अब भी तुम्हारे हाथों में है, आहन ने कहा। हम सारी इन्फॉर्मेशन छुटकी को भेज देंगे। उसे पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या कमी है और हमें आगे क्या करना चाहिए, आदर्श ने सोचते हुए कहा। आदर्श की राहत के लिए छुटकी भी डार्क रेड कलर्ड सोल के प्रति आसक्त नहीं थे।
वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पिता की मृत्यु कुछ अनयूजुअल थी, इसलिए वो बहुत जल्दबाजी का जोखिम नहीं उठा सकती थी। छुटकी अपने नॉर्मल बिहेवियर में वापस आ गई थी और जब उसने सुना कि आदर्श बर्निंग वैली के लिए एडवेंचर का प्लान बना रहा है तो उसकी आंखें चमक उठी। ग्रीन सिटी बहुत ही फेमस थी क्योंकि वो कई एंशियंट डीमन बीस्ट के रहने की जगह थी, जो सबसे शुद्ध वंश और सबसे लंबे इतिहास वाले थे। ये उनके देश की मैजिक सिविलाइजेशन का सबसे शानदार मीलस्टोन भी था। हंटर हमेशा एंशियंट सिविलाइजेशन की खोज के लिए वहां जाते थे और जो भाग्यशाली थे वे बड़ी मात्रा में आर्टिफैक्ट्स या इक्विपमेंट्स की खोज कर लेते थे। अनफॉर्चुनेटली ग्रीन सिटी एरिया लंबे समय से डीमन बीस्ट का निवास स्थान बन गया था, स्पेशली कुख्यात और जंगली सैंड टाइगर का। साउथ में एक आंख वाले मैजिशियन वोल्व्स को बर्बर के रूप में वर्णित किया गया था और मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा था, फिर भी वे सैंड टाइगर के तुलना में कुछ भी नहीं थे। डीमन टाइगर स्पीशीज हमेशा से दबंग और खुखार रही है। बर्निंग वैली ग्रीन सिटी एरिया के पूर्व में रेगिस्तान की बंजर रेत में थी, जहां अत्यधिक तापमान और गर्म हवाओं का उल्लेख नहीं करने के लिए आकाश में लोएस बहता था। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ के हंटर भी इस जगह के बारे में जानते थे। बर्निंग वैली को ग्रीन सिटी एरिया में शामिल किया गया था। हालांकि ग्रीन सिटी एरिया काफ़ी खतरनाक था, फिर भी कुछ हिस्सों में शहर थे। वे बस ग्रीन सिटी एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट ले सकते थे और नॉर्थ ईस्ट की ओर अपनी मंजिल बर्निंग वैली तक जा सकते थे। छुटकी पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार रेगिस्तान में जा रही थी और वो एडवेंचर पर रेगिस्तान जाने के लिए एक्साइटेड दिख रही थी। वास्तव में छुटकी के पिता ने उसे ग्रीन सिटी एरिया में उनके कारनामों के बारे में कहानियाँ सुनाई थी। जब वो छोटी थी तो सोचती थी कि वो जगह कैसी दिखती होगी और डार्क रेड कलर्ड सोल वाले इंसिडेंट ने उसे अपने पिता की याद दिला दी थी। इसलिए जब आदर्श ने प्लान बताया तो उसने ग्रीन सिटी जाने का फैसला किया। आदर्श छुटकी को अपने पार्टनर के रूप में पाकर बेहद ही खुशकिस्मत था। बाकी एक्सपीरियंस हंटर कमीशन का एक बड़ा हिस्सा लेते थे, जबकि आदर्श के मामले में रिवॉर्ड पर उसका पूरा कंट्रोल था। छुटकी के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग एक बार उसके फाइटर के स्ट्रांग होने के बाद वे हाई रैंक वाले क्विस्ट ले पाएंगे। छुटकी से रिस्पॉन्स मिलने से पहले आदर्श ने स्कूल में कुछ दिन बिताए। ऐसा लग रहा था कि वो लगभग तैयार थी। मैंने इस पर गौर किया है। अगर हमारी डेस्टिनेशन नॉर्थ बर्निंग वैली है तो हमें सैंड रिवर के नाम से जानी जाने वाली जगह को पार करना होगा। सैंड रिवर बेसिकली किसी तरह की बाउंड्री है और अगर हम इसे पार नहीं कर सकते तो हमें ग्रीन सिटी के अधिपति सैंड टाइगर के कांटेक्ट में आना होगा, जो काफ़ी अनरियलिस्टिक है। छुटकी ने वो मैप दिखाया जो उसने बनाया था। डीमन बीस्ट के डेंसिटी के बारे में मार्क्स के साथ है। मैप ने स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। इस तरह की डिटेल्स हंटर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वे डीमन बीस्ट के हाई डेंसिटी वाले एरिया में घुस जाते तो उनकी जिंदा वापस आना मुश्किल हो जाता। हम इस सैंड रिवर को कैसे पार कर सकते हैं? अगर कोई नॉर्थ बर्निंग वैली में घुसने में कामयाब रहा और उसने फ्लेम बेले को देखा तो उसे पार करने का कोई तो रास्ता ज़रूर होगा। सैंड रिवर पर रेतीले दानव का कब्जा है, एक तरह का अर्थ एलिमेंट बीस्ट जो सैकड़ों सालों से आसपास रहा है। ये रेतीले दानव अपने आप में स्पेशली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वे हमेशा झुंड में रहते हैं। वे पूरी सैंड रिवर में घनी तरह से भरे हुए हैं और हंटर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जो नॉर्थ बर्निंग वैली में जाने का प्लान बना रहे हैं। छुटकी ने अपना हाथ घुमाया और स्क्रीन पर एक रेतीले दानव की इमेज दिखाई थी। ज़बरदस्ती घुसे क्या? आदर्श एक नॉर्मल और वॉयलेंट आदमी था, इसलिए उसने सीधा आइडिया दिया। इसके बारे में सोचो भी मत, एक सेना भी ऐसा नहीं कर सकती। नॉर्थ बर्निंग वैली में पहुंचने वाले हंटर एलिट नहीं है, लेकिन उन्होंने सैंड रिवर को पार करने के लिए किसी तरीके का इस्तेमाल किया होगा। मैंने कम से कम 20 अलग अलग तरीक़ों के बारे में सोचा है, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करेगा। एकमात्र तरीका और शायद सबसे सेफ तरीका है एक साइकिक को ढूंढना, छुटकी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। आहा ने तुरंत सिर हिला दिया। इन एलिमेंटल बीस्ट के एरिया से गुजरते समय एक साइकिक का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कई ग्रुप अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी लूट का आधा हिस्सा एक साइकिक को देने के लिए तैयार थे, जिसका साफ मतलब था कि ग्रीन सिटी एरिया में एक साइकिक कितना इम्पोर्टेंट था। एक साइकिक मैजिशियन की दुर्लभता एक हिलर के बाद दूसरे स्थान पर थी। उनमें से ज़्यादातर हंटर के बीच नहीं पाए जा सकते थे क्योंकि उन्हें फेमस फैमिली द्वारा ले लिया जाता था या मैजिक एसोसिएशंस द्वारा एक ऑफिशियल के रूप में काम पर रखा गया था। उनकी पार्टी के पास एक साइकिक को पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए छुटकी ने तुरंत ही सुझाव दिया कि आदर्श को राधा को साथ लाना चाहिए।
राधा एडवेंचर के लिए एकमात्र उम्मीदवार थी। पहला तो उसका साइकिक एलिमेंट उनकी ट्रिप की सेफ्टी की गारंटी देगा और दूसरा उसकी प्राइमरी एलिमेंट हीलिंग था, जो ग्रुप की सेफ्टी के लिए एक और बीमा था। हालांकि आदर्श राधा को खतरे में डालने के बजाय प्लान को छोड़ने को तैयार था। मैंने सिस्टर राधा को इसके बारे में पहले ही बता दिया है, वो जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। छुटकी ने रिपोर्टिंग से पहले ही कार्यवाही कर ली थी। आदर्श ने केवल एक रूखी मुस्कान दी। जिन एलिमेंट्स को राधा ने अवेक किए थे वे बहुत ही यूनिक थे। उसने न केवल हीलिंग एलिमेंट बल्कि साइकिक एलिमेंट को भी अपने सेकेंडरी एलिमेंट के रूप में अवेक किया। उसके पास लड़ने की कोई एबिलिटी नहीं हो सकती है, लेकिन निसंदेह वो कई पार्टियों के लिए एक हॉट प्रोस्पेक्ट थी। माया नगरी में अनगिनत फैमिलीज उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रही थी।